पहला जो प्रश्न है, आवेशित करने पर पिंड के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉनों का जैसे ही स्थानांतरण किया गया तो पिंड के द्रव्यमान पे प्रभाव पड़ा, पिंड का द्रव्यमान भी स्थानांतरित हो गया। तो जो प्रश्न पूछा गया है कि आवेशित करने पर पिंड के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम किसी भी पदार्थ को आवेशित करते हैं, किसी भी पिंड को आवेशित करते हैं, तो ये तो 100% कन्फर्म है कि उसके द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। कितना प्रभाव पड़ेगा ये डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर कि कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है। जितने भी इलेक्ट्रॉनों का लाभ या हानि होगा, या तो उस पदार्थ के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाए यानी कि इलेक्ट्रॉनों का उसे लाभ हो, या फिर पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए यानी कि इलेक्ट्रॉनों की उसे हानि हो, उसी के अकॉर्डिंग उस पिंड पर द्रव्यमान का प्रभाव पड़ेगा। तो उनके द्रव्यमान के तुल्य पिंड का द्रव्यमान उतना अधिक या कम हो जाता है। सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन है, क्या आवेशित पिंड का चाल के साथ उसका आवेश भी बदलता है। अगर आपने इससे पिछले का वीडियो देखा था जिसमें आवेश तथा द्रव्यमान के गुणधर्मों में तुलना किया गया था, यानी कि उनके मध्य अंतर बताया गया था, तो वहाँ से भी इस प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा कि हमारे पास कोई भी आवेश हो उसका चाल के साथ कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम का ऋण आवेश है, चाहे उसे 2 मीटर प्रति सेकंड से फेंकिए या फिर 20 मीटर प्रति सेकंड से फेंकिए, उसके ऊपर जो ऋण आवेश का मान है वो कभी भी बदलने वाला नहीं है। अर्थात किसी भी पिंड का चाल के साथ उसके आवेश पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, उसमें पूछा गया है कि क्या दो आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल न्यूटनीय है। दो आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल न्यूटनीय है। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा होगा न्यूटनी, इसको भी समझते हैं। आंसर में लिखा गया हाँ, दो आवेशों के बीच जो है वो स्थिर वैद्युत बल न्यूटनीय है। ये तब तक आपको नहीं समझ में आ सकता जब तक हम यह न जान लें कि न्यूटनी क्या है। न्यूटनी का सीधा सा मतलब होता है कि परिमाण और दिशा, इन दोनों के विषय में हमें बात करना रहता है, जिसमें परिमाण तो समान होता है परंतु दिशा विपरीत होती है। यानी कि आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है उसका मान तो समान होगा परंतु उसकी दिशा जो है वो विपरीत होगी। दिशा विपरीत का मतलब अगर हमारे पास दो धनात्मक आवेश है तो उनके मध्य प्रतिकर्षण का बल लगेगा, एक पूर्व की तरफ जाएगा तो दूसरा पश्चिम की तरफ जाएगा। और अगर ऋणात्मक आवेश है तो उनके मध्य आकर्षण का बल लगेगा। मान लो लगने वाले बल है उसका परिमाण जो है वो चेंज नहीं होता, जितने न्यूटन का बल लग रहा है उतने ही न्यूटन का बल सदैव दोनों आवेशों पर भी लगेगा। प्रश्न संख्या 4, क्या स्थिर वैद्युत बल केंद्रीय बल है। उत्तर जो इसका लिखा गया है हाँ, स्थिर वैद्युत बल जो है वो केंद्रीय बल होता है। फिर से आपके सामने एक प्रश्न खड़ा हो गया कि केंद्रीय बल क्या है। तो वह बल जो किसी भी बिंदु की ओर अथवा किसी बिंदु से दूर दिष्ट होता है केंद्रीय बल कहलाता है। कोई भी हम एक बल का बात करते हैं जो हमेशा एक सर्टेन पॉइंट की तरफ ही एक्ट करे, हमेशा एक पर्टिकुलर बिंदु की तरफ ही काम करे, वही बल जो होगा वो सेंट्रल फोर्स कहलाता है या फिर केंद्रीय बल कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपने एक रस्सी में किसी पत्थर के टुकड़े को बांध के घुमाना शुरू किया, जैसे ही आप पत्थर के टुकड़े में बांध के घुमाना शुरू करेंगे तो आपका हाथ और रस्सी, उस रस्सी के सहारे हमेशा एक बल आपके हाथ की तरफ यानी अंदर की तरफ कार्य करेगा। और अगर आपने उस रस्सी को छोड़ दिया तो वो पत्थर का टुकड़ा सीधे बाहर की तरफ जाएगा। तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एक ही समय पे अंदर की तरफ काम कर रहा है और बाहर की तरफ भी बल काम कर रहा है। जैसे आपका पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमता रहता है तो पृथ्वी के ऊपर अंदर की तरफ भी बल काम कर रहा है, बाहर की तरफ भी बल काम कर रहा है। यानी जिस ऑर्बिट में, जिस कक्षा में वो घूम रहा है उसमें उसके अंदर की तरफ भी बल काम कर रहा है, बाहर की तरफ बल काम कर रहा है। तो ये जो है वो आपका केंद्रीय बल है। अभिकेंद्र बल जो प्राप्त होता है वो हमें स्थिर वैद्युत बल से ही प्राप्त होता है और स्थिर वैद्युत बल केंद्रीय बल होगा क्योंकि अभिकेंद्र बल जो है वो एक केंद्रीय बल का उदाहरण है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न संख्या 5 है, जो हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, Q1 और Q2 इस प्रकार के बिंदु आवेश हैं कि Q1 × Q2 ग्रेटर देन 0। यानी आपके पास एक कंडीशन दिया गया है कि हमारे पास Q1 और Q2 का जो मल्टीप्लाई है उनका वैल्यू 0 से बड़ा है। इस प्रकार के ये बिंदु आवेश हैं। इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल की क्या प्रकृति होगी। आपके पास कहा जो कंडीशन दिया गया है वो दिया गया है Q1 और Q2 दोनों का जो गुणनफल है वह 0 से बड़ा है। किसी भी चीज़ का गुणनफल 0 से बड़ा तभी हो सकता है जब दोनों की दोनों वैल्यू या तो धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक हो। जैसे
2 का गुणा 3 में करना है। 2 का गुणा जैसे 3 में करेंगे 6 आएगा, सिंपल सी बात है, ये 0 से बड़ा है। अगर हम -2 का गुणा -3 से भी कर दें तो भी इसका वैल्यू 6 आएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि गुणे का अगर हम बात करते हैं तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। तो किसी भी दो चीज़ों का गुणनफल धनात्मक होगा, यानी कि 0 से बड़ा तभी संभव है जब वो दोनों की दोनों Q1 और Q2 ये दोनों की दोनों या तो धनात्मक हो या तो ऋणात्मक हो। और अगर ये दोनों धनात्मक अथवा ऋणात्मक है तो आपको यह पहले से ज्ञात है कि दो समान प्रकृति के आवेशों के मध्य लगने वाला बल सदैव प्रतिकर्षण का होता है। अगर दोनों धनात्मक है, Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, तो भी इनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा। और अगर Q1 निगेटिव है, Q2 भी निगेटिव है, तो भी इनके बीच जो है वो प्रतिकर्षण का ही बल कार्य करेगा। तो ये जो आपका कंडीशन दिया गया था Q1 × Q2 ग्रेटर देन 0, इनके मध्य लगने वाले बल की प्रकृति जो होगी वो प्रतिकर्षण बल की ही प्रकृति होगी। हमारा आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझने में समस्या है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कूलाम का नियम क्या है, तो कूलाम के नियम के विषय में हम बात करेंगे और साथ ही साथ उससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल, उससे जुड़े हुए आंकिक प्रश्नों के विषय में भी हम बात करेंगे।